जिसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आप पढ़ते हो कंटिन्यूस और फ्लो, मतलब विंड और वाटर जो रिसोर्सेज है दे आर कंटिन्यूस और फ्लो, वहाँ पर एक फ्लो है, वो कंटिन्यूस आपके रिन्यूड हो रहे हैं, दे आर विंड एंड वाटर। और लाइकवाइज जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन हम कर रहे थे, यहाँ पर हमने बायोटिक रिसोर्सेज पढ़ा एंड देन अबायोटिक, all non-living things which are called abiotic, for example rocks and metals, जितने भी rocks हैं वो अबायोटिक है। आपको पता है रॉक्स का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो रॉक्स भी जो रॉक्स है उसका दे आर फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट और दे आर अबायोटिक रिसोर्सेज। आप रॉक से आपको मेटल्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं एंड कोल जो है एक वेरी मच इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, एनर्जी का रिसोर्स है। तो these all are abiotic because you get them from physical components, sorry, on the basis of exhaustibility। एग्जॉस्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना, मतलब आप देख रहे हो कि अगर आप एक चीज़ को बार बार यूज़ करते जा रहे हैं तो यू गेट वो दैट थिंग गेट एग्जॉस्टेड, वो ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। तो अब कोल है, मिनरल्स के रिसोर्सेज है, इवन जो पेट्रोलियम रिसोर्सेज है आपके अर्थ में जो अवेलेबल हैं वो वेरी लिमिटेड इन नेचर। तो अगर आप उनको बहुत कंटिन्यूसली यूज़ करोगे तो दे कैन बी एग्जॉस्टेड। ओके, तो दे कैन बी एग्जॉस्टेड, वो ख़त्म हो जाएंगे। बट सम रिसोर्सेज दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स दे कैन बी renewed, which can be renewed or reproduced by physical, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। देखो आप जो एट्थ क्लास में लिखते थे रिसोर्सेज के बारे में, तो आप टेंथ में आपको 2 क्लास हायर लेवल का लिखना है। तो आप यहाँ पर ये रिसोर्सेज में सिर्फ ये नहीं लिखोगे कि रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बस, बट यू विल राइट फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस या कोई केमिकल रिएक्शन से, या मैकेनिकल मतलब प्रेशर अप्लाई वगैरह करके जो वो रिन्यूड हो जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। ओके, सम ऑफ तो नाउ these resources they are replenished। okay, so here wait a minute I'm just coming to the point। तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट। अच्छा, फॉरेस्ट भी रिन्यूड हो सकते हैं बिकॉज आप, बट इट टेक्स मैनी मोर मच ईयर्स ऑफ योर लाइफ। वाइल्ड लाइफ है, आप उसको भी रिप्लेनिश किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूस ऑफ फ्लो। कंटिन्यूस मतलब जो कंटिन्यूसली दैट कैन बी रिन्यूड। जैसे देखो आप विंड है वो एक फ्लो में रहती है, वाटर भी फ्लो में रहते हैं, तो दैट कैन बी, वो कंटिन्यूस रिसोर्सेज होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दीज ऑकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। जियो मतलब अर्थ से है रिलेटेड, जियोलॉजिकल टाइम बहुत लंबा समय लगता है इसको रिन्यूड होने के लिए। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल्स ऑफ सच रिसोर्सेज। मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं उसके एग्जाम्पल हैं इन रिसोर्सेज के। दीज रिसोर्सेज दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। वो हम उसमें लाखों साल लग जाते हैं उनको बनाने में। अब देख लो कोल को भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं कोल के डिपॉजिट्स को बनाने के लिए। जैसे देखिए आप कुछ मेटल्स जो होते हैं वो भी रिसाइकलेबल होते हैं, और सम फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज। आप कुछ फॉसिल फ्यूल्स को, जैसे कोल को आपने यूज़ किया तो देन जो आपकी ऐश बचेगी वो रिन्यू नहीं हो सकती, एग्जॉस्ट हो जाती है, मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्सेज दीज आर आल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। एक पर्सन जो है, कुछ पर्सन उसको यूज़ करते हैं, उनका एक ऑनरशिप होती है, प्राइवेट ऑनरशिप। जैसे अंबानीज है, अंबानीज ग्रुप है पूरा, तो वो उन्हीं का ही है पूरा। इंडिविजुअली वो अंबानीज ही इसको मतलब उस कंपनी को वो ऑन करते हैं उस, और साथ में वही उसके लिए पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो दीज आर प्राइवेटली owned by the individuals
कई बार फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स का जो अपना कुछ लैंड होता है विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, वो टैक्स देती है, फार्मर्स टैक्स देते हैं, और वो जो लैंड होता है वो उनको मिला होता है सरकार की तरफ से वहाँ, और तो वो उनका अपना होता है, वो उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। अर्बन पीपल ऑन प्लान, हमारी जो शहर में लोग रहने वाले हैं, उनको घर या दूसरी प्रॉपर्टीज होती है उनकी, उन्होंने पे किया होता है, देन दे गॉट दैट प्रॉपर्टी, तो दे आर द प्राइवेट ओनर्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी। प्लांटेशंस, जो आप ये बगीचे वगैरह लगाते हैं, पेस्चर लैंड्स, जो चरने के लिए अपने एनिमल्स को आप लैंड जहाँ चारा चरने के लिए जाते हैं, पॉन्ड्स या वाटर वेल्स, ये सब भी प्राइवेट ऑनरशिप में आता है। तो अब देखिए कम्युनिटी owned on resources, these are resources which are accessible to all members of the community। तो कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, वो सारी कम्युनिटी के होते हैं, ठीक है। विलेज कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड, देखो आप देख रहे हो गांव में जो चारा गाह होते हैं, जहाँ जो एनिमल्स होते हैं वो चरते हैं, तो वो ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, वो सबके लिए कॉमन होता है। ब्यूरियल ग्राउंड्स, जहाँ पर कब्रगाह होती हैं, वो भी सबके लिए होती है। विलेज के जो पॉन्ड्स होते हैं, दे आर फॉर एवरी पीपल, ओके। पब्लिक पार्क्स जो होते हैं, दे पिकनिक स्पॉट्स, दे आर फॉर द कम्युनिटी। तो दीज आर कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो, तो दीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप दीज आर डिफाइंड ऑन द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कितनी हुई है, पोटेंशियल, पोटेंशियल होता है संभावित, मतलब क्या कितना संभावना है कि वो रिसोर्स जो संसाधन जो है वो आपके यूज के लिए होगा। तो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, कोई भी किसी जगह आपको मिलेगा, तो वाटर है, आपको उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, विंड है उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, तो और सोलर जो लाइट है उससे आप सोलर एनर्जी बना सकते हैं, तो वो पोटेंशियल रिसोर्सेज है। पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, और एक होता है जैसे दे आर पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, वो इन फर्दर फ्यूचर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेशनल रिसोर्सेज भी होते हैं, सम रिसोर्सेज आर नेशनल, नेशनल मतलब विच आर एक्सप्लॉइटेड बाय द नेशन, एक राष्ट्र उसको यूज़ करता है, उसके कंपनी जो वहाँ की जो देश है उसके पास पावर्स होती हैं, लीगल पावर्स, कानूनी तौर पर उसके पास शक्ति होती है कि वो वहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी ले सके, वहाँ पर जो पब्लिक जो जनता है उसके अच्छे के लिए, उसके भले के लिए रेलवेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहे हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, वो हाउसेस बना रही हैं, तो ये नेशनल रिसोर्सेज होते हैं, सबके होते हैं। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज हैं, उसको उस पर डैम्स बन रहे हैं, दैट इज़ फॉर एवरी पीपल। वो नेशनल रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट भी नेशनल रिसोर्सेज में होते हैं, और वाइल्ड लाइफ जो होती है दैट इज आल्सो अ नेशनल रिसोर्स। लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरियाज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। ओशंस में जो माइल्स को नॉटिकल माइल्स में गिनते हैं, तो 22.2 किलोमीटर है ये सारा एरिया जो होता है कोस्ट से आगे का एरिया, ये टेरिटोरियल वाटर होता है, और रिसोर्सेज जो वहाँ पर होते हैं वो पूरे नेशन के होते हैं। जैसे हमारे देश से जो इंडिया है उसे जितना 22 किलोमीटर का जो ओशियन में एरिया होगा वो दैट बिलोंग्स टू इंडिया। इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि अटलांटिक जो कॉन्टिनेंट है, तो आप देख रहे हो, तो जैसे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वहाँ पर किसी देश का अधिकार नहीं है, तो दे आर फॉर एवरी पर्सन। वो इंटरनेशनली लोग वहाँ पर जा कर के अपने अप, अपनी वो वहाँ पर स्थापना कर सकते हैं, कुछ रिसर्च वगैरह के इंस्टीट्यूट्स को स्थापना कर सकते हैं। ये ऐसे जोन्स होते हैं, इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, आर्थिक जोन, गलियारे होते हैं, जहाँ पर कोई भी जाकर के अपनी ये यूज़ कर सकता है उनको, और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो दीज आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ओके। दिस इज़ ऑल, आई थिंक दिस ऑल इज सफाइस फॉर टुडे। तो हम यहाँ पर देखते हैं अब ये और थोड़ा सा इसको कंसेप्ट करने के लिए। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आप देखिए ओशियनिक रिसोर्सेज, ओशियंस जो होते हैं, पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, ये जो 200 nautical miles of the exclusive economic zone, they belong to open ocean, and no individual country can utilize these without the
कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वही उनकी सहमति से ही वहाँ पर वर्क हो सकता है। इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन मैंगनीज नोड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशन फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द। तो यहाँ पर इकोनॉमिक जोन के आगे जो आर्थिक क्षेत्र है उसके आगे वर्क करने के लिए ये इंटरनेशनली एक्लेम्ड, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो संस्थाएं होती हैं वो कह सकती हैं ये जोन आपका है, और यहाँ से ये उस देश का जोन है, जो बीच का जोन है वो कोई भी यूज़ कर सकता है वहाँ पर, वहाँ का पेट्रोलियम या रिजर्व्स को ढूंढने के लिए। तो that is international, these resources are international resources, okay? तो this is how we get it with। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, that is on the basis of status of development। आपने यहाँ पढ़ा था potential resources कौन से होते हैं, जैसे राजस्थान और गुजरात में enormous potential for the development of wind and solar energy। गुजरात में भी जो विंड एनर्जी है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है, या राजस्थान में जो सोलर एनर्जी है दैट कैन बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट। वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वहाँ पर सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा संभावना है यूरेनियम की, लद्दाख में यूरेनियम जो है बहुत प्रेजेंट है, तो दैट कैन बी यूज्ड, दैट कैन बी एक्सकेवेटेड, वहाँ से निकाला जा सकता है। तो दीज आर पोटेंशियल रिसोर्सेज, संभावित बोलते हैं इनको, संभावना है कि उनको यूज़ करने के लिए। दैन डेवलप्ड रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। प्रयोग के लिए उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी वो देखी जा सकती है। इन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पर और लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, कैसे वो फिजिबल होंगे, विल दे बी ओके, वो देवर ऑफ यूज टू द पर्सन्स। तो वो ये देखेंगे ये रिसोर्सेज डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं, मतलब कि ये डेवलप और ये यूज हो सकते हैं। स्टॉक आपको पता है क्या होता है? स्टॉक होता है materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to assess these। स्टॉक आपको वर्ड पढ़ते हो आप, स्टॉक होता है जो आपके पास भी सामान का स्टॉक है, तो वो चीज़ें मटेरियल जो एनवायरनमेंट में वातावरण में हैं और जो कि ह्यूमंस की नीड का, ह्यूमंस की ज़रूरतों को वो पूरा कर सकता है, पर ह्यूमन बीइंग के पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं होती, हमारे पास उतनी तकनीक नहीं है कि हम उनको यूज़ कर सकें और उनको रिसोर्सेज में इंक्लूड कर सकें। तो दिस इज़ तो अब यहाँ पर एक चीज़ है, वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेस। वाटर जो है दो गैसेस का कंपाउंड है, मिक्सचर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। आपको पता है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इसमें से निकाल भी के अपने यूज़ के लिए यूज़ की जा सकती है, ओके बट ये अभी हुआ नहीं है, बट इट कैन बी यूज इन फ्यूचर। ऑक्सीजन कैन बी यूज for our use। reserves, तो reserves are the subset of stock। रिजर्व स्टॉक आपको पता है, घर में भी आप स्टॉक रखते हो, सामान रखते हो, आपकी एक शॉप है वहाँ राशन का स्टॉक है आप बोलते हो। तो रिजर्व कुछ चीज़ें जो आप घर में भी, जैसे आप पूरे महीने का राशन रखते हो, रिजर्व रखते हो कुछ, दे आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक which can be put into use with the help of existing technology। know how, नो जानते हो आप, और उसको यूज़ हाउ इट कैन बी यूज, पर उसका यूज़ अभी शुरू नहीं हुआ है। रिजर्व मतलब रिजर्व में रखा हुआ है आपने, उसका यूज़ शुरू नहीं किया है आपने। ये फ्यूचर में, भविष्य में इसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो बिजली बनाने के लिए काम में लाया जा सकता है रिवर का वाटर, पर यह अभी बहुत लिमिटेड एक्सटेंट में यूज़ हुआ है। वाटर इन द डैम्स फॉरेस्ट इज़ अ रिजर्व विच कैन बी यूज इन अ फ्यूचर। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर देख रहे हो, वर्ल्ड वाइड जो है इसका रिसोर्सेज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। सम कंट्रीज हैव मिनरल रिसोर्सेज, सम हैव वाटर रिसोर्सेज, सम हैव पेट्रोलियम रिसोर्सेज। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज देयर इन द होल वर्ल्ड। तो रिसोर्स की, अच्छा देखिए एक वर्ड और है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है
economic development means development should take place without damaging the environment. प्रगति जो है वैसी होनी चाहिए कि वो जो environment है, वातावरण है, उसको उसको डैमेज नहीं करे, और वो डेवलपमेंट जो है वो जो नेचर है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करे, और ये दैट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। और फ्यूचर जनरेशन जो है, देखिए, सस्टेनेबल मतलब टू कीप फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अगर कोल पेट्रोलियम हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो उसकी क्वांटिटी ख़त्म हो जाएगी, और दैट विल नॉट बी फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो वी हैव टू सस्टेन मतलब कीप द things for the future generation also. So what development, by keeping it